अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स, गिव देयर एग्जाम्पल्स एंड इम्पोर्टेंस। ये चीज़ है जो हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए कि लिपिड्स किस किस्म के मॉलिक्यूल्स को या किस किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को लिपिड्स का नाम दिया जाता है। हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ये जो वर्ड है लिपिड, ये इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ब्लोर। 1943 में ये लिपिड का वर्ड, ये इस्तेलाह सबसे पहले ब्लोर ने 1943 में इस्तेमाल की थी। अब लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी डिटेल इस तरह से है कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें लिपिड डिज़ोल्व हो जाएगा। एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें लिपिड डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी तरह से बेंजीन, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये मैंने आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम बताए जिनके अंदर लिपिड्स को डिज़ोल्व किया जा सकता है। पानी में बहरहाल ये इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी अहम बात ये कि पानी से हमेशा हल्के होते हैं, दे आर लाइटर देन वाटर। यानी अगर आप किसी भी लिपिड को पानी के अंदर डाल के देखेंगे तो क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं इसलिए ये पानी की सरफेस के ऊपर आके जमा हो जाते हैं। कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अगर हम पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल अगर हम पानी में डाल देते हैं, कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कुकिंग ऑयल जो है वो पानी की सतह पर फ्लोट करता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब है पानी से हल्का होता है। दूसरी बात कि दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेलुलर मेम्ब्रेन्स का मतलब है सेल की जो बाउंड्री है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी लिपिड्स की बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स की मेम्ब्रेन, ये जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, तमाम इक़साम की सेल के अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा लिपिड्स हार्मोन्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आगे इसका तस्करा आएगा। विटामिन्स बनाने में भी, ख़ास तौर पर विटामिन ए जो होता है उसके अंदर वो लिपिड्स का बना हुआ होता है। मज़ीद ये कि दे आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो हैं ये एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है। एक पैटर्न जहन में रखिएगा कि देखिए, जब भी हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडी में एनर्जी की डिमांड होती है, एनर्जी की नीड होती है, तो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी में फौरी तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ना हो तो फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स। और लिपिड्स में ख़ास तौर पर कौन से लिपिड्स, जिनको हम कहते हैं फैट्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अगर बॉडी में फैट्स भी अवेलेबल ना हो तो आखिरी जो ऑप्शन है ना एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो है प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड को, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि लिपिड्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, लिपिड की कितनी अक़साम होती हैं। सबसे पहली जो किस्म है लिपिड्स की, इन्हें कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल, ये जिनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहा जाता है,
ये फैट्स और ऑयल्स भी कहलाते हैं। These are generally called fats and oils. About 16 किलोग्राम फैट्स। अब ये एक छोटी सी हमारी बॉडी में, ये हमारी बुक के अंदर ये एग्जांपल दी गई है बॉडी के हवाले से कि एक एवरेज साइज का जो इंसान होता है उसकी बॉडी में तकरीबन 16 किलोग्राम फैट्स होता है, और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकता है वो एनर्जी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एवॉल्व करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, 144,000 किलो कैलोरीज एनर्जी, ये 16 किलोग्राम फैट, ये बहुत बड़ी एनर्जी की क्वांटिटी होती है, मकदार होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। असाइल ग्लिसरॉल्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये बात थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है। अब देखिए 3 फैटी एसिड्स। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि फैटी एसिड्स की हम बात करें। अच्छा, मजीद इसमें कहा जा रहा है कि 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इनको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राई माने 3, और तीनों फैटी एसिड जो होते हैं दे आर लिंक्ड विथ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि ग्लिसरॉल किसे कहा जाता है और फैटी एसिड्स किस किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं। अगर मैं ग्लिसरॉल की बात करता हूं, ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल की एक वैरायटी है, किस्म है, और इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका मैं बना रहा हूं। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और अल्कोहल की पहचान ये होती है कि इनके अंदर हमेशा OH ग्रुप ज़रूर पाया जाता है। OH यानी इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, या इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी कहा जाता है। ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। फिर ये कह रहे हैं कि 3 फैटी एसिड्स यहाँ पर आके बाइंड होते हैं। अच्छा, बाइंड कैसे होते हैं? एक फैटी एसिड यहाँ पर लगेगा, एक फैटी एसिड यहाँ पर लगेगा, एक फैटी एसिड यहाँ लगेगा। मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड्स की अभी मैं वजाहत करता हूँ कि क्या होते हैं। एक फैटी एसिड यहाँ आके लग गया, एक फैटी एसिड यहाँ बाइंड हो जाता है, और एक फैटी एसिड यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। अगर मैं फैटी एसिड्स को हम डिस्क्राइब करें तो फैटी एसिड्स बेसिकली कार्बन की एक लंबी चेन होती है। कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ होते हैं, तो कार्बन की लंबी चेन का मतलब है हाइड्रोजन भी साथ साथ चलेगा। ठीक है, और इनमें तकरीबन 14 to 22 कार्बन्स पाए जाते हैं। आमतौर पे इनमें जो कार्बन्स की तादाद होती है वो इवन नंबर में होती है। ये तो नॉर्मली तादाद है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो कार्बन्स की तादाद होती है वो 16 to 18 होती है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर जो कनेक्शन होता है, यानी फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ, हर फैटी एसिड, अब ये कार्बन की लंबी सी चेन है ना, एक चेन ये लगी हुई है, एक चेन ये लगी हुई है, एक चेन ये लगी हुई है, 3 चेन्स हैं, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक और अहम बात कि ये जो इनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन क्या होता है। इनके दरमियान में ये जो कनेक्शन होता है ना, इस कनेक्शन को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड की मदद से ये कनेक्ट होते हैं। ईस्टर बॉन्ड, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर भी ईस्टर बॉन्ड होगा, EB लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है।
अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ईस्टर बॉन्ड किसे कहा जाता है, तो ईस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि ईस्टर बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये फैटी एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के नतीजे में बनने वाले केमिकल बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ईस्टर बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और फैटी एसिड यहां अटैच हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां पर एक फैटी एसिड बाइंड हो जाएगा, फिर यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक फैटी एसिड यहां पर बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं असाइल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फैटी एसिड्स की दो क्लासेस हैं। एक कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देयर आर टू क्लासेस ऑफ फैटी एसिड्स। एक कहलाते हैं सैचुरेटेड और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोनों में जो फर्क होता है ना, वो देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन की चेन है ना, ये इस तरह की चेन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ बनाई नहीं, और भी पूरे जाहिर सी बात है कार्बन की तादाद तो आपको पता है कि 14 से लेकर 22 तक हो सकती है। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर होगा ना, तो अब आप देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो फैटी एसिड की जो वैरायटी है ये कहलाएगी अनसैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड चल रहा हो, तो ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी असाइल ग्लिसरॉल में सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होगा ना, तो उस असाइल ग्लिसरॉल को नाम दिया जाएगा सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होगा उसको कहा जाएगा अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, मजीद इसमें कुछ बातें समझने की हैं कि देखिए, मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जो है, ये पाम ऑयल जो होते हैं ना, उनके अंदर से पाम ऑयल मैं आसान कर दूं, नारियल का तेल, नारियल पाम ट्री से हासिल होता है ना, नारियल का दरख्त पाम ट्री कहलाता है। तो इनसे हासिल होने वाला जो ऑयल होगा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होगा, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पामेटिक एसिड इसका नाम है। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, तो इसकी कॉमन एग्जांपल है ओलिक एसिड। ये ऑलिव ऑयल के अंदर भी होता है ओलिक एसिड, और मस्टर्ड ऑयल के अंदर भी होता है। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, आपने कॉमन सी ऑब्जर्वेशन देखी होगी कि मैं अगर इसकी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहूं कि भाई मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये मौजूद है, ठीक है ना, और ये पाया जाता है कोकोनट ऑयल के अंदर। कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी, अगर दो बोतलें हैं, एक बोतल में नारियल का तेल है और एक बोतल के अंदर सरसों का तेल है, सर्दी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है तो जिस बोतल में नारियल का तेल होता है वो तेल जम जाता है। ठीक है, सरसों का तेल नहीं जमता इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये असल में यहाँ पर मामला ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, ये मेल्ट होते हैं, इनको मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर
रिक्वायर्ड, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ओलिक एसिड को मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ये मेल्ट हो जाता है एट 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये मेल्ट होने का मतलब है लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर टेम्परेचर होगा तो ओलिक एसिड आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मेल्ट शक्ल में मिलेगा। जबकि पामेटिक एसिड जो है ये मेल्ट होगा, यानी अगर मेल्ट किस टेम्परेचर पर होगा 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है टेम्परेचर अगर इससे जो है कम होगा तो ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं कॉमन सी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि हमारी अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, आप फ़ौरन कहेंगे सर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी बॉडी में अगर पामेटिक एसिड दाखिल होगा या पाम ऑयल दाखिल होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारी खून की नालियों में जब वो फ्लो करेगा तो क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 और उसको मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 63.1, तो इसका मतलब है ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये खून की नालियों में क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का सबब बनेगा। इसके मुकाबले में अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करता हूँ, अगर मैं ऑलिव ऑयल की बात करता हूँ, ये अगर हम फूड में या डाइट में इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 और ये 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो चुका होता है। इसका मतलब है कि हमारी खून की नालियों में नहीं जमेगा। तो ये हमारी सेहत के लिए वो असाइल ग्लिसरॉल फ़ायदेमंद होते हैं जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। एतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की जानिब ले जाते हैं, ठीक है। ये इनके नुकसानात होते हैं, ठीक है। और अगर कोई शख्स ऑलरेडी जो है वो हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को इस्तेमाल करने की, ठीक है। मैंने तफसील आपके सामने बता दी है, ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जाम्पल लिखी हुई है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की, एक एग्जाम्पल है स्टीरीन। स्टीरीन का फार्मूला अगर आप देखें तो C57H110O6, और ये वो चर्बी होती है जो फैट ये वो फैट है जो बीफ और मटन यानी गाय के गोश्त और बकरे के गोश्त के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए गाय और बकरे का जो गोश्त है जिसको हम लोग कहते हैं रेड मीट, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। या एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए नुकसानदेह। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में एक कॉमन फीचर दोनों में ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। लिपिड में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो होता है वो 2:1 का होता है। आप देख लीजिएगा C6H12O6, देखिए हाइड्रोजन 12 है, O6 है, यानी उसका आधा कर लीजिए। सुक्रोज का फार्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, C12H22O11, 22 और 11, तो 22 और 11 के दरमियान 2:1 का रेशो हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट में होता है। लेकिन लिपिड्स में याद रखिएगा एलिमेंट तो वही तीन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन लिपिड में हमेशा ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन होती है। तो अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर है 110 और उसके मुकाबले में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6। अच्छा, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की अगर मैं बात करता हूं, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल है लिनोलिन, ठीक है। ये इसका फार्मूला लिखा C57H104 और O6। ये एक ऑयल है जो कॉटन सीड से हासिल होता है। इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल वैल्यूज हैं इसकी बड़ी। दूसरा जो ग्रुप है, ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल कंप्लीट हो गया। दूसरा जो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी लिपिड्स का, वो है वैक्सेस। दूसरी जो क्लास है वो वैक्सेस कहलाते हैं। दीज आर सिंपल लिपिड्स हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, एक सिर्फ फैटी एसिड होता है। अब देखिए वहां कितने थे, 3 फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ कितने, सिर्फ एक फैटी एसिड, और वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल।
ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, अल्कोहल के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जो अल्कोहल होता है वो लंबा मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है अल्कोहल का। ठीक है, मैं अगर इसमें कोई एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो स्पर्म वेल, ठीक है, स्पर्म वेल की बॉडी से, ये स्पर्म वेल वेल की एक वैरायटी है। ठीक है, इसकी बॉडी से जो चर्बी हासिल होती है ना, इसकी बॉडी से जो चर्बी हासिल होती है वो दरअसल वैक्स उससे बनाया जाता है। और स्पर्म वेल की बॉडी से हासिल होने वाली जो चर्बी है उससे वैक्स तैयार होता है, और वो जो वैक्स होता है वो मशीनों में लगाने के लिए लुब्रिकेंट के तौर पर उसको यूज करते हैं। आम जबान में इसको कहते हैं ग्रीस जो लगाई जाती है मशीनों के अंदर, बहुत ज़्यादा थिक होती है, डेंस होती है। ठीक है ना, ऑयलिंग या ऑयलिंग एजेंट के तौर पर या लुब्रिकेंट के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका अगर हम फार्मूला देखते हैं, जैसे कि बात की गई कि इनमें क्या होता है, CH3 CH2 14 अब ये देखिए, अब आप ये देखिए कि अल्कोहल, अभी मैं बताता हूँ कि इसमें अल्कोहल कौन सा है और फैटी एसिड कौन सा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो है अल्कोहल, ये तो है अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल का नाम है ट्राई ट्राइकॉन्टेनॉल, ये लॉन्ग चेन अल्कोहल कहलाता है। और ये जो लगा हुआ है ये पामेटिक एसिड लगा हुआ है, यानी जो फैटी एसिड यहाँ अटैच है वो क्या है, वो है पामेटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर ये इस जगह से यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये केमिकल बॉन्ड बना है वो ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं वैक्सेस। अच्छा, वैक्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। वैक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर वाटर प्रूफ एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। क्यूटिन बड़ा मशहूर एक वैक्स है जो प्लांट बॉडी में लीव्स के ऊपर कोटिंग की शक्ल में पाया जाता है, और इसकी कोटिंग को नाम दिया जाता है क्यूटिकल का। जैसे आपने पढ़ा है कि लीफ के ऊपर क्यूटिकल होता है, यंग ब्रांचेस के ऊपर क्यूटिकल की कोटिंग पाई जाती है। इन एनिमल्स वैक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन स्किन एंड फर मेंटेनेंस। जानवरों में स्किन के ऊपर और फर कहते हैं रुएं को, ठीक है ना, तो रुएं यानी जो हेयर जैसे कि मौजूद हैं, तो वहां पर ये मौजूद होता है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में इसकी बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है एयर वैक्स। ठीक है, वैसे तो एक जानवरों में एक और एग्जांपल है बी वैक्स भी बड़ा मशहूर है, शहद के छत्ते से जो वैक्स हासिल होता है उसको बी वैक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे कान के अंदर जो ब्राउन कलर का होता है वैक्स होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये 10 पार्टिकल और बैक्टीरिया को स्टक कर लेता है अपने साथ और हमारे एयर ड्रम तक उनको पहुंचने से रोक देता है, तो हमें कानों के बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो उनसे ये बचाता है एयर वैक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी टाइप। जो थर्ड वैरायटी है इसकी वो है फॉस्फोलिपिड। अच्छा, अब अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करता हूं तो फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट abundant type of lipid inside the plasma membrane. It is a type of lipid which is found inside the plasma membrane. Plasma membrane का जो main constituent होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर्स की बनी हुई होती है, वो जो लिपिड बाई लेयर है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर मैं उसको समझाता हूँ डायग्राम बना के। दीज आर सिमिलर टू ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, यानी
ट्राई ग्लिसरॉल का मतलब है ट्राईग्लिसराइड, जो ऊपर बात हुई है असाइल ग्लिसरॉल की बात हो रही है, ये उनके जैसे होते हैं तकरीबन, लेकिन फर्क क्या है, इन प्लेस ऑफ फैटी एसिड, एक फैटी एसिड के हवाले से डिफरेंस होता है, विच इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट। उस फैटी एसिड, एक फैटी एसिड की जगह क्या लग जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाता है, ठीक है, विच इज अटैच्ड विद अ नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड कोलिन, ठीक है, और वो जो फॉस्फेट होता है वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ लगा हुआ होता है जिसको कोलिन का नाम दिया जाता है। देखिए, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं। देखो, ये है, ये एक फैटी एसिड की एक चेन ये है, ये फैटी एसिड की दूसरी चेन है, ठीक है, और ये मौजूद है बीच में ग्लिसरॉल, ठीक है, यानी एक फैटी एसिड ये, अभी मैं लेबल कर दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर इसके ऊपर मौजूद है फॉस्फेट, ठीक है, ये फॉस्फेट लगा हुआ है यहां पर, और फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है कोलिन, नाइट्रोजनस एक कंपाउंड है जिसका नाम है कोलिन, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप गौर करके देखें तो देखिए, फैटी एसिड एक यहां पर भी मौजूद है, यानी ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड ये लगा हुआ है, ये दूसरा फैटी एसिड लगा हुआ है ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, लेकिन तीसरा फैटी एसिड नहीं है, उसकी जगह क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट के साथ कोलाइन नामी या कोलिन नामी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड अटैच है। ये स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका मतलब है एक फैटी एसिड की कमी होती है यहां पर। अच्छा, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो फॉस्फोलिपिड, अगर मैं इसको लेबल करूं, ये क्या है, दिस इज द फॉस्फो सॉरी फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इसका ये वाला जो किनारा होता है ना, ये इस किनारे को कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, वाटर लविंग एंड। ये पोलर नेचर का होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये पोलर होता है इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये किनारा जहां फॉस्फेट और कोलिन लगा हुआ है ना। जबकि दूसरी वाली जो साइड है, यानी ये वाला जो किनारा है इसका, ये इसका किनारा कहलाता है हाइड्रोफोबिक एंड। फोबिया कहते हैं फियर को, खौफ को, तो ये वाटर रेजिस्ट करने वाला एंड होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये कहलाते हैं, ये तीसरा ग्रुप हो गया, इसकी तफसील मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं चौथी टाइप। जो फोर्थ टाइप है वो है टर्पिनॉइड्स की। टर्पिनॉइड इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड बिल्ट अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट। ये इसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट पाए जाते हैं। आइसोप्रीनॉइड यूनिट का मतलब है C5H8। ये लाजमी तौर पे इनके अंदर मौजूद होते हैं। टर्पिनॉइड की बेसिक पहचान यही है कि इनमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट मौजूद होते हैं लाजमी तौर पर। दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एज टर्पीन, यानी इनकी जो एक टाइप है टर्पीन, वो हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, एंड एज प्लांट पिगमेंट, पौधों में पिगमेंट्स बनाने का भी काम करते हैं टर्पिनॉइड, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब टर्पिनॉइड की टाइप्स हैं। There are following important classes of terpenoid. टर्पिनॉइड की 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक का नाम है स्टेरॉइड, पहली टाइप है स्टेरॉइड। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड के बारे में कहा जा रहा है, स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ टर्पिनॉइड विच फॉर्म स्टेरॉइड न्यूक्लियस
इनके अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस नामी एक बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट, और ये जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस है वही आइसोपेरिनॉइड यूनिट से बनता है, कंटेनिंग 17 कार्बन अरेंज्ड इन, 17 कार्बन होते हैं और वो अरेंज कैसे होते हैं, 3 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, इसमें कार्बन के 3 रिंग ऐसे होते हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, 3 रिंग ऐसे जिनमें 6 कार्बन, 3 रिंग 6 कार्बन वाले। अच्छा बना के देखते हैं, एक 6 कार्बन वाला एक रिंग ये हो गया, ठीक है, 6 कार्बन वाला दूसरा रिंग ये मौजूद है, 6 कार्बन वाला तीसरा रिंग ये मौजूद है, ठीक है। ये हेक्सागोनल रिंग्स कहलाते हैं, 6 साइड्स है ना, इसलिए हेक्सागोनल कहते हैं इनको, ठीक है। और 1 रिंग, एक रिंग ऐसा होता है जो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होता है, यानी एक रिंग में ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है। मैं अगर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से बना दूं ताकि आपको डिफरेंस याद रहे, ये देखिए इसमें 5 कार्बन है, ये पेंटागोनल रिंग होता है। तो टोटल रिंग्स कितने हो गए बच्चों, आपने देखा कि टोटल रिंग जो हैं वो है इसके अंदर ए बी सी हेक्सागोनल, और जो डी रिंग है ये क्या है, ये है पेंटागोनल। और कार्बन की तादाद कितनी कह रहे हैं इसके अंदर, 17। अच्छा 17 कार्बन काउंट करके देखते हैं कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी यहाँ पर एक मिस कर गया, ये 17, अगर आप तरतीब से चलते तो 17 यहाँ पर आके ख़त्म होता, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना मौजूद है, 17 कार्बन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, और स्टेरॉइड की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। स्टेरॉइड हार्मोन वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, और इसकी मशहूर एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, कॉर्टिसोल ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, एंड्रोजन ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अच्छा अब आ जाइए दूसरी टाइप, किसकी दूसरी टाइप है, टर्पिनॉइड की दूसरी टाइप है, ठीक है, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स ये पॉलीटर्पीन्स कहलाते हैं, यानी इनमें बहुत सारे टर्पीन्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट कंटेनिंग आइसोपेरिनॉइड रिंग एट बोथ एंड्स। इनके दोनों जो एंड्स होते हैं उनके ऊपर आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स लगे हुए होते हैं। तो मैं अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, ये आइसोपेरिनॉइड यूनिट मिलकर इस तरह की एक लंबी सी चेन बनाते हैं, ठीक है, और चेन के दोनों किनारों पर यहां पर एक रिंग मौजूद है, हेक्सागोनल रिंग, और एक रिंग यहां पर मौजूद है। तो देखिए यही बात यहां पर आपको लिखी हुई नजर आए, ये बीच में क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है, और दोनों किनारों पर क्या है, रिंग्स मौजूद हैं। तो क्या लिखा हुआ, आइसोपेरिनॉइड यूनिट की एक लॉन्ग चेन है, और उस लॉन्ग चेन के दोनों सिरों पर आइसोपेरिनॉइड यूनिट का एक रिंग ये लगा नजर आ रहा है, एक रिंग ये लगा नजर आ रहा है, ठीक है, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। द कैरोटिनॉइड्स आर द, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पिगमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर क्लोरोफिल, ठीक है, साइटोक्रोम्स, ठीक है, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स, रबर,
जो रबर प्लांट से रबर हासिल होता है। लेटेक्स कहते हैं जो बांस पौधों के अंदर से सफ़ेद रंग का मिल्की फ्लूइड निकलता है, उसको मिल्की लेटेक्स या खाली लेटेक्स भी कहा जाता है। तीसरी टाइप है बच्चों टर्पीन्स। टर्पीनॉइड की तीसरी टाइप क्या है? टर्पीन। अच्छा, अब ये जो टर्पीन वाला जो ग्रुप है, these lipid based only on isopyrenolate unit as, अब इनमें क्या होता है? एज इट इज मौजूद होते हैं रिंग्स, रिंग नहीं, ये आइसोप्यरेनॉइड यूनिट एज इट इज C5H8, फिर बराबर में C5H8 लगा हुआ होगा, तीसरा भी ऐसे, इसीलिए इनके नाम क्या है? डाइटरपीन्स, ट्राइटरपीन्स, टेट्राटरपीन्स, इस तरह से चलता है। अच्छा, अब इनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। स्मॉल साइज टर्पीन्स आर वोलेटाइल are those substances which evaporate at the room temperature. Those substances which evaporate at the room temperature are called volatile substances. ठीक है, इनकी बड़ी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है क्योंकि वोलेटाइल टर्पीन्स को परफ्यूम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मायरसिन ऑयल ऑफ बे कहलाता है। ठीक है, और बे जो है बच्चों, ये एक खास किस्म की ग्रास होती है, इसको उर्दू में कहते हैं खस। इसकी मैट भी बनता है इसका ना, खस जो घास है उसको गांव देहात के अंदर आज भी उसकी मैट बनाई जाती है, यानी चटाई बनाई जाती है, और गर्मी के मौसम में उस चटाई के ऊपर पानी डाल के ना इसको दरवाजे या खिड़की के ऊपर टांग दिया जाता है। तो इसके अंदर से गीली जो खस होती है, जब उसके अंदर से हवा पास आउट होकर आती है ना, बहुत ठंडी होकर हवा अंदर दाखिल होती है, तो ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑयल ऑफ बे कहलाता है। जेरिन ऑयल ये गुलाब की पत्तियों से, रोज पेटल से हासिल होता है। लेमोनिन ये लेमन ऑयल से, लीमू का जो छिलका है उससे हासिल होता है। मैंथोल पेपरमिंट ऑयल कहते हैं, जो कि मिंट से यानी पुदीने से हासिल होता है। इसके अलावा द डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जगह टर्पीन है ना, इससे कुछ कंपाउंड ड्राइव होते हैं, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, टर्पीन उसमें इस्तेमाल होता है, फिर वो टर्पीन से कुछ दूसरे कंपाउंड बन जाते हैं, उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। उनका क्या क्या कहा जा रहा है कि विटामिन A1 और विटामिन A2 बनाने में टर्पीन के डेरिवेटिव्स हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडीज में यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 3 टाइप्स हमने बता दी थी बच्चों, कौन कौन सी? असाइल ग्लिसरॉल हो गया पहली टाइप, दूसरी टाइप हमने आपको बताई वैक्सेस की, तीसरी टाइप हमने बताई फॉस्फोलिपिड की, तो ठीक है, फिर हमने एक टाइप आपको बताई, चौथी टाइप बताई टर्पीनॉइड्स की, ये 5वीं टाइप है। ठीक है, ये नंबरिंग यहाँ पर गलत हो गई है, 5th है ये। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ये बड़े ये हमारी बॉडी में थोड़ा सा देखते हैं कि ये कहाँ बनते हैं, किन कंडीशन से बनते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड मेड बाय मैमेलियन टिश्यूज एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। जहाँ भी हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होंगे, कहीं इन्फेक्शन होगा, तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये वो कंपाउंड्स हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस। तो ये जो है, ये इनका ताल्लुक जो है इंजरीज के साथ है। अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए या अगर कोई बीमारी हो बॉडी में कहीं पर, तो उसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये बनते हैं, और ये मजीद बहुत सारी चीज़ों को आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसका अगले पॉइंट में जिक्र आएगा। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लामेशन को उर्दू में कहते हैं सोजिश पैदा करते हैं। ठीक है, सोजिश का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, रेडनेस, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, रेडनेस होगी, पेन होगा, ठीक है, और हीट होगी। ये 4 सिम्टम्स होते हैं, इसको हम इन्फ्लामेशन या सोजिश का नाम देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा उतना ज्यादा पेन भी होगा बॉडी में। ठीक है, ब्लड फ्लो के अमल को ये तेज करते हैं, बढ़ाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अमल को ये प्रमोट करते हैं, खून के जमने के अमल को तेज करते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वजह ये होती है कि ये फीवर पैदा करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से हमारी बॉडी में बुखार होता है। ठीक है, और बुखार भी आपको बताना चाहिए कि जो है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। मॉडरेट फीवर जो है बॉडी के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इंडक्शन ऑफ लेबर पैदा करता है। लेबर कहते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन इस तरह से, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन in the wall
of uterus when the fetus is fully developed। जब फीटस पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है तो फीटस को डिलीवर करने के लिए यूट्रस की दीवार में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का नाम है लेबर। और ये जो लेबर होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, ये बर्थ का सबब बनती है, यानी फीटस को डिलीवर करने का सबब बनती है, पैदाइश का सबब बनती है। ठीक है, तो ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। अच्छा, अब इसमें एक बात बताते चलूं, एस्प्रिन एक दवा है, एस्प्रिन, जो कि डिस्प्रिन के नाम से मिलती है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से ये बेसिकली क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के अमल को रोक देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बुखार भी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए ब्लड क्लॉटिंग का अमल भी, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर नहीं कहते कि डिस्प्रिन आपको खानी है, क्योंकि खून की नालियों में क्लॉट बनते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सीवियर होता चला जाता है। ठीक है जी, और एस्प्रिन के इस्तेमाल से बुखार भी कम हो जाता है, एस्प्रिन के इस्तेमाल से दर्द भी खत्म हो जाता है, एस्प्रिन के इस्तेमाल से खून की नालियों में क्लॉटिंग भी नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये एस्प्रिन का यूज होता है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के अमल को रोक देती है। ठीक है, उम्मीद है लिपिड्स के बारे में बच्चों आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे। फी अमानिल्लाह।